हेलो बच्चों, आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊष्माधारिता में कि ऊष्माधारिता किसे कहते हैं, इसकी इकाई क्या होती है और हम लोग समझेंगे सीपी और सीवी में संबंध। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऊष्माधारिता होती क्या है। जैसे हमको नाम से दिख रहा है ऊष्माधारिता मतलब ऊष्मा को धारण करने की क्षमता हम कह सकते हैं। एक तरीके से किसी पदार्थ की अगर कोई निकाय, जैसे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, निकाय ले लिया कोई भी हमने, उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जितनी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा हमको लगेगी उसको बोलते हैं ऊष्माधारिता। मतलब कोई भी निकाय है, माना कि हमने कोई भी निकाय ले लिया, ठीक है। अब इस निकाय में क्या करते हैं हम लोग, इसका तापमान हम लोग मान लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसको हमको ऊष्मा देनी है, ठीक है। अगर हम इसको ऊष्मा देते हैं तो क्या होगा, इसका तापमान बढ़ेगा। ये तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से जब इसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है और कितना हो जाता है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, निकाय का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। मतलब क्या हो रहा है, इसमें आवश्यक ऊष्मा की मात्रा मतलब उसमें ऊष्मा दी और उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो गई तापमान में। तो यही ऊष्मा की मात्रा हमारी क्या कहलाएगी, ऊष्माधारिता। क्या कहलाएगी, ऊष्माधारिता। इसकी जितनी मात्रा हमको लग रही है और इसकी इकाई होती है जूल प्रति केल्विन। यानी जूल प्रति केल्विन का मतलब ये हो गया कि इतनी, अगर 1 जूल प्रति केल्विन अगर हम लोग इसको ऊष्मा देते हैं तो इसमें कितनी 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाएगी अगर तापमान की, तो वही उसकी ऊष्माधारिता होगी। इतनी बात आ गई समझ में। अब हम देखते हैं सीपी और सीवी। अब इसको हम लोग दर्शाते हैं सी से। किससे दर्शाते हैं हम लोग, सी से। अगर हम लोग स्थिर दाब कर देते हैं, है ना, दाब को स्थिर कर देते हैं अगर हम लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीपी। और अगर आयतन स्थिर कर दिया जाता है तो उसको बोलेंगे सीवी, जहाँ पे पी का मतलब होता है प्रेशर और वी का मतलब होता है वॉल्यूम, है ना। अगर दाब स्थिर कर दिया है तो उसको सीपी से दर्शाएंगे और अगर वो आयतन स्थिर कर दिया है तो हम लोग इसको सीवी से दर्शाएंगे, ऊष्माधारिता को, ठीक है। अगर किसी निकाय के हम लोग ऊष्माधारिता की बात करते हैं, अगर यहाँ पर दाब स्थिर कर दिया जाए तो उसको सीपी से बोलेंगे, मतलब इसकी ऊष्माधारिता हम लोग सीपी से दर्शाएंगे। और अगर आयतन स्थिर कर दिया जाए तो सीवी से दर्शाएंगे। ये एक इस तरह से होता है। अब हम देखते हैं सीपी और सीवी में संबंध। अगर हम लोग दाब स्थिर कर देते हैं तो ऊष्माधारिता हो जाती है सीपी और आयतन स्थिर कर देते हैं तो सीवी। तो हम लोग यह देखते हैं सबसे पहले स्थिर आयतन पर। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्या होगी, सीवी होगी, मैंने बताया आपको। तो ऊष्माधारिता का मान क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल टी, ठीक है। क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल टी। मतलब स्थिर आयतन पर यह होता है कि अगर हम लोग तापमान में जैसे जैसे वृद्धि करेंगे तो आयतन में भी परिवर्तन होगा, है ना। अगर तापमान में परिवर्तन करेंगे तो आयतन में भी परिवर्तन होगा, ये बता रहा है ये वाला फॉर्मूला हमारा। स्थिर आयतन पर हम लोग अगर ऊष्माधारिता देखें तो डेल वी को हमको देखना है, तो डेल वी बराबर कितना हो जाएगा आपका, सीवी डेल टी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, स्थिर आयतन पर हो गया हमारा, निकल गया ऊष्माधारिता का मान। और अगर हम लोग स्थिर दाब कर दें, अगर स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, सीपी। सीपी बराबर डेल एच अपॉन डेल टी, यही होगा। अब अगर हम लोग इसमें स्थिर दाब पर निकालते हैं तो सीपी डेल टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो हमको इक्वेशन मिलती है, एक सीपी डेल टी वाली और सीवी डेल टी वाली और सीपी डेल टी वाली। अब अगर हम लोग निकाय में आदर्श गैस ले लेते हैं, ठीक है, अब इतनी बात तो हुई, पर अगर हम लोग आदर्श गैस की बात करते हैं, आदर्श गैस के केस में क्या होता है, 1 मोल अगर हम लोग आदर्श गैस लेते हैं तो उसमें हमको डेल एच का मान कितना मिलेगा, डेल वी प्लस डेल पी वी, यही मिलेगा। क्या मिलेगा, डेल एच डेल वी प्लस डेल पी वी। अब हम लोग क्या करते हैं, डेल एच इक्वल्स टू डेल वी प्लस डेल आर टी कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि आदर्श गैस के लिए समीकरण क्या होता है,
PV बराबर आदर्श गैस के लिए समीकरण होता है PV बराबर nRT, है ना, यही होता है आदर्श गैस समीकरण। अब आदर्श गैस समीकरण में ये होता है मतलब PV RT हो सकता है, PV की जगह हम लोग RT रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे और देखते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग इसमें डेल H बराबर क्या कर देंगे डेल V प्लस, अब तापमान बदल रहा है परंतु R क्या होगा, नियतांक होगा, तो R डेल T हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, R डेल T, मतलब हमारा मूल समीकरण क्या हमको मिल गया, डेल H बराबर क्या मिला, डेल V प्लस R डेल T, है ना, ये मिला हमको। अब हमने देखा था मान हमको इसमें रखना है, डेल H का मान रखना है और डेल V का मान रखना है। हमने स्थिर आयतन पर स्थिर दाब पर दोनों मान निकाले थे। डेल H का मान कितना था, हमने निकाला था Cp डेल T, और डेल V का मान कितना निकाला था, Cv डेल T प्लस R डेल T। अब अगर इसमें देखते हैं तो डेल T सब में कॉमन है, क्या है, डेल T सब में कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल करके हटा देंगे, ठीक है। कैसे हटाएंगे, Cp डेल T बराबर, इसमें भी डेल T और इसमें भी डेल T है तो हमको कॉमन निकालना है Cv प्लस R, और डेल T से डेल T हट जाएगा और क्या बचेगा, Cp बराबर Cv प्लस R, ये बचेगा, क्या बचेगा, Cp बराबर Cv प्लस R। तो यही होता है Cp और Cv में संबंध। क्या हो गया कि स्थिर दाब वाला जो ऊष्माधारिता होगी और Cv जो स्थिर आयतन वाली ऊष्माधारिता होगी उसमें ये संबंध स्थापित होता है। अब अगर हम लोग R इक्वल्स टू कर दे, अगर इसमें क्या करें R इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा, Cp माइनस Cv हो जाएगा। तो ये हमारा संबंध निकल कर आ जाता है और यही होगा आंसर इसका कि Cp और Cv में ये संबंध होता है। तो इस Cp और Cv में संबंध कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग यहाँ से इसको समझ करके लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।